हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली हिट टू द लेक्चर, टू द सेशन. So I'll start with the first concept related to polity, about ad hoc judges. I think you know the meaning of ad hoc. Ad hoc means as required. So when judges are required on temporary basis in High Court or in Supreme Court, so any retired judge can be appointed by the respective Chief Justice. कहने का मतलब ये है कि ad hoc जज को हाई कोर्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है. पहली बात तो यही, इट कैन बी अपॉइंटेड टू हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. अभी जो एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लोक पारेखी केस में, उसमें ये बोला गया है कि इफ देर आर लॉट्स ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इन हाई कोर्ट, so in order to resolve that, Chief Justice of High Court of the concerned High Court can appoint the retired judges as ad hoc judges on temporary basis. ठीक है. तो Chief Justice of High Court अपॉइंट करेगी किसको? रिटायर्ड जजेस को एज एड हॉक जजेस टू हाई कोर्ट्स. उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ने रिटायर्ड जज को, रिमेंबर दिस पॉइंट, फोकस, माइंड दिस वर्ड, रिटायर्ड. प्रैक्टिसिंग जज को नहीं, जो जज रिटायर्ड हो चुके उनको. तो क्या एक स्टेटमेंट बन सकता है कि कैन अ रिटायर्ड जज विल बी बैक इनटू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? तो इसका आंसर होगा यस, एक रिटायर्ड जज वापस आ सकता है. ठीक है. तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करती है रिटायर्ड जज को एज एड हॉक जज टू हाई कोर्ट, और इसमें विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा, प्लस इस रिटायर्ड जज जिसको अपॉइंट किया जा रहा है इसका कंसेंट भी लगेगा. इस रिटायर्ड जज का कंसेंट प्लस प्रेसिडेंट का अप्रूवल. ठीक है. तब जाकर आप एड हॉक जज को अपॉइंट कर सकते हो हाई कोर्ट्स में. और ये आर्टिकल आपको 224A में भी मेंशन्ड है. ठीक है. और इट हैज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू दिस आर्टिकल अंडर 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड हुआ. ठीक है. तो इसमें अगर आप आर्टिकल भूल भी जाओगे तो देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट, लेकिन आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आना चाहिए एड हॉक जज का. जैसे कि ये रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा. और एक बात और, कि एकदम सेम ज्यूरिसडिक्शन, जो ज्यूरिसडिक्शन उस समय के एक्टिंग जज का होगा, उस समय के जज का होगा, सेम ज्यूरिसडिक्शन इनको भी मिलेगा, सेम पावर वगैरह ये भी इंजॉय करेंगे एड हॉक जज, सेम एज टू दैट ऑफ एक्टिंग जो उस समय प्रैक्टिसिंग जज है हाई कोर्ट के. सेम इमोल्यूमेंट्स वगैरह, तनख्वाह वगैरह, सैलरी वगैरह, अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा, एक्सक्लूडिंग पेंशन. इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, पेंशन नहीं मिलेगा. ऑलरेडी वो रिटायर्ड है ना,
तो उनको तो पेंशन ऑलरेडी मिल ही रहा होगा, तो अब फिर दोबारा क्यों पेंशन मिलेगा? समझ रहे हो ना बात को? तो अगर कभी यही ऐसा लिखा हुआ कि इंक्लूडिंग पेंशन, तो नहीं है, एक्सक्लूडिंग पेंशन। तो ये सब जगह चेंज किया जाएगा, रिटायर्ड को प्रैक्टिस कर देगा, एक्सक्लूड को इंक्लूड कर देगा। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। तो ये हमारा एडहॉक जज के बारे में है। तो हाई कोर्ट में अगर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, जो कि होता ही है जनरली, तो उस बेसिस पर, और आर्टिकल 127, एज पर आर्टिकल 127 एडहॉक जज को अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बार कौन अपॉइंट करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा एडहॉक जज टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज को, तो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की क्या रिक्वायरमेंट है? सो समटाइम्स क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, इफ देर इज लैक ऑफ कोरम, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा वहाँ का, टू कंटिन्यू ए सेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कोई सेशन कंडक्ट करने के लिए कोरम चाहिए कि इतना % जज आज प्रेजेंट होने चाहिए, उतने % जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सो इन दैट केस उस कोरम को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127 एडहॉक जज को अपॉइंट करती है। एवरीथिंग विल बी द सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सेम अलाउंस, सेम ज्यूरिसडिक्शन, बस वही है ये रिटायर्ड होते हैं इसीलिए इनको पेंशन नहीं मिलता, पेंशन ऑलरेडी मिल रहा है। बाकी सारा कुछ वही है जो अभी हम लोगों ने हाई कोर्ट के एडहॉक जज के बारे में पढ़ा। तो ये दो चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए एडहॉक जज के बारे में, ठीक है। एंड ओके हाँ, एंड another point is, you know that सेवेंथ शेड्यूल के बारे में आपको पता होगा। सेवेंथ शेड्यूल में आपको सेंटर का लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ये सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन है तीनों लिस्ट। तो स्पोर्ट्स जो है हमारा, स्पोर्ट्स तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। स्पोर्ट्स किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन बना तो वन ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी कि स्पोर्ट्स कौन से लिस्ट में, कॉन्करेंट में कि स्टेट में कि सेंटर में, तो स्टेट लिस्ट में। स्पोर्ट्स किस में है? स्टेट लिस्ट में। और एक स्कीम के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ग्रेट स्कीम। ग्रेट स्कीम के बारे में आप सुने होंगे नाम, ग्रेट स्कीम का नाम सुने होंगे। तो इट इज रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इट इज रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टी जो है यहाँ पर वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। और ऐसे पूरा देखोगे तो ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एस्पिरेशनल इनोवेशन या स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, in order to boost the startup ecosystem, startup culture, governments provide some grants, ठीक है। तो इसीलिए उसके रिगार्डिंग जो स्कीम है वो ग्रेट स्कीम है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स, तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या है? टेक्सटाइल्स वी नो दैट कि जो कपड़े वपड़े का जो होता है, कॉटन, सिल्क वगैरह। तो टेक्निकल टेक्सटाइल इज रिलेटेड टू समथिंग विच रिलेटेड टू द टेक्सटाइल विच इज more functional in nature, which is whose you can say that कि उसका functional value है, उसका technical value है। सपोज जैसे कि आप मान लो ना, कुछ कपड़े होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में उसका यूज होता है,
या फिर जो स्पोर्ट्स वेयर होता है हम लोगों का, जो स्पोर्ट्स वेयर वगैरह जो होता है वो सब कैसा उस सबको टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोलते हैं। या फिर आप ये समझ लो कि जैसे स्पेस सूट वगैरह होता है, स्पेस में जाने के लिए जो स्पेस सूट जो पहनते वो हुआ। और आप समझ लो जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, बुलेट प्रूफ जैकेट। अब ये सब नॉर्मल टेक्सटाइल तो है नहीं सर, ये सब नॉर्मल थोड़ी। बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है? कैवलर से बनता है। तो ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर आते। तो इसके रिगार्डिंग स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए क्या ग्रांट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? ग्रेट स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो ग्रेट स्कीम बस इतना याद रखो, टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है और टेक्निकल टेक्सटाइल से ही होता बस, और कुछ नहीं। हाँ, एक कमीशन is in the news, National Commission for सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के रिगार्डिंग भी एक कमीशन हम लोग सुनते हैं, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑल दैट। लेकिन एक कमीशन ये भी है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, एंड इट यूज्ड टू बी स्टैट्यूटरी बॉडी बट राइट नाउ इट इज नॉट। इट इज व्हाट देन? इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, पहले हुआ करता था स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना, रिमेंबर इट। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, और ये बना बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ मैन whose name is who is none other than बेजवाड़ा विल्सन। बेजवाड़ा विल्सन, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको सुना ही होगा, भले नाम नहीं पता हो लेकिन आपने उसको सुना होगा या फिर उनको देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो आज जाकर आप लोग सर्च करें इनके बारे में। ही इज ए सोशल वर्कर बेजवाड़ा विल्सन, और इनके ही एफर्ट से मतलब ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो इनका नाम याद रखना तो बहुत ज़रूरी है। सो ही इज़ एन एक्टिविस्ट। तो किस चीज़ की, किस फील्ड में इन्होंने काम किया? इनको रैमसे मैक्स से अवार्ड भी मिला हुआ 2016 में, टू वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना है, इनके लिए इन्होंने काम किया बेजवाड़ा विल्सन ने। मैनुअल स्कैवेंजिंग, यू नो दैट कि जो भी ह्यूमन्स का एक्सक्रेटा वगैरह होता है, जो भी गंदगी होता है, तो उसमें मैनुअली उसको निकाला जा रहा है लोगों के द्वारा, लोअर कास्ट के द्वारा। तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करना है, ये उनका मकसद था, और इसके रिगार्डिंग उनको अवार्ड मिला, और इसी के एफर्ट से ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बना। तो इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोहिबिट मैनुअल स्कैवेंजिंग, या टू प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट सच एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। टेक्निकल आप मैनुअली क्यों कर रहे हो? आप ऑटोमेटिक कर दो, मशीन के थ्रू कर दो। मैनुअली आप आदमी को हौद में घुसा रहे हो, दैट्स नॉट राइट, क्योंकि वहाँ पर पॉइजनस गैसेस वगैरह होते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत तरीके का पल्मोनरी डिजीजेस वगैरह, एंड उनका लाइफ एट रिस्क, एंड मैनी ऑफ देम डाई। ठीक है, हाँ, एंड वन मोर थिंग इज कि ये जो था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है ये याद रखना जरूरी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ
सॉरी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ बार बार, क्योंकि बार बार सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं, बार बार बोलने, बार बार सुनने से, रिपीट करने से चीज़ें याद होती है। और मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, विच आर प्रोबेबल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड। ठीक है, हाँ। सो अब विल मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। हम लोग अब देखने जा रहे हैं अबाउट कोर इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज है जिसको क्लासिफाई किया गया एज ए कोर इंडस्ट्री, वो कोर है। कोर मतलब समझ रहे हो, फंडामेंटल, बहुत बेसिक, उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का बाकी अदर इंडस्ट्री में यूज होता है। समझो कि इस इंडस्ट्री से जो जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, इन कोर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज whose finished products can be used as a raw material for other industries। इनका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, इसीलिए इनको कोर इंडस्ट्रीज कहलाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज है, इनके ही दम पर बाकी इंडस्ट्रीज बने हैं। तो इंडिया में बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज है। टोटल कितने कोर इंडस्ट्रीज है? 8 कोर इंडस्ट्रीज है, याद रखना है, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इंडस्ट्रीज, इसमें से कौन कौन से हैं या कौन नहीं है कोर इंडस्ट्रीज, वो आपको बताना होगा। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, CCC, ट्रिपल सी, फ्रेंड्स, ट्रिपल सी, फ्रेंड्स। 4 2 6 3 9 हो गया क्या? अरे 3, अच्छा सॉरी, 5 3 8, ये 5 है ना भाई, ये 5 है, ये 3, 5 3 8, ठीक है। CCC फ्रेंड्स, ट्रिपल सी फ्रेंड्स, कोर इंडस्ट्रीज, ट्रिपल सी फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता ही होगा, कोल इंडस्ट्री, कोल का हर एक इंडस्ट्री में जरूरी होता है, इसीलिए इसको कोर इंडस्ट्री बोला गया, कोल। दूसरा होगा आपको, एक कोल है, दूसरा बताओ, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का भी बहुत यूज होता है, कोल, क्रूड ऑयल, ठीक है, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। अब देखो कि कहाँ नहीं यूज होता है, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट सब जगह यूज होता है। फ्रेंड्स में अगर आप देखोगे तो F का फर्टिलाइजर्स, F का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजर्स। R का मतलब हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ई का मतलब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह यूज होता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो ये वीडियो भी नहीं बनता, इलेक्ट्रिसिटी। एन का नेचुरल गैस, एंड एस फॉर स्टील, भाई स्टील, आयरन एंड स्टील। तो भाई ये सब कोर इंडस्ट्री है अपना, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज अपन को याद होने ही चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए तो होने चाहिए। सो 8 कोर इंडस्ट्रीज, ट्रिपल सी फ्रेंड्स, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, fertilizers, petroleum refinery products, electricity, natural gas and steel. Okay,
अब इसमें क्या है कि एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिसको कि हम लोग ICI बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है पता है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में। उसके बाद सेकंड बताओ, सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड में दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। 2 काफ़ी है। कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है दिस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज? मॉकी का जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसके द्वारा इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोकी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये ICI पब्लिश किया जाता है। ठीक है, एक बात और जान लो कि ये जो टोटल अभी जो हम लोग पढ़े थे 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये एक्चुअली में अराउंड 40% ऑफ IIP है, 40% ऑफ IIP है। IIP यू नो दैट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये तो क्या ये क्या है? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जिसमें 8 बताया, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी का, सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी का। 8 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी था। और ये जो ICI जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है दैट इज 40% ऑफ IIP। जितना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होगा सोचो ना, जितने भी इंडस्ट्री हैं इंडिया में उससे जो टोटल प्रोडक्शन उसका 40% केवल इस 8 कोर इंडस्ट्रीज से ही आ जाता है। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ICI, IIP एंड ऑल दैट आप लोगों को पता चल गया। कौन पब्लिश करता है ICI? मोकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और क्या बताएंगे? थोड़ा सा जैसे ये बता सकते हैं हम, हाँ, जैसे साइक्लोन्स वगैरह के बारे में अगर सुने होंगे ना, तो इसका आप समझ लो कि जैसे साइक्लोन्स है तो इंडियन ओशियन में साइक्लोन आता तो उसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज कि वो आपको अमेरिका में या वेस्ट इंडीज़ में अगर आ गया, जो वहाँ पर क्या है आपका अटलांटिक ओशन है ना, अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में, जो कि अटलांटिक ओशन है, तो वहाँ पर उसको साइक्लोन्स नहीं बोलेंगे, वहाँ पर उसको हरिकेन्स बोलेंगे। अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो है अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी, तो वहाँ पर उसको हरिकेन्स बोलेंगे। लेकिन आपको जापान वगैरह में आ गया, कहाँ पर आ गया? जापान में अगर साइक्लोन्स आता तो वहाँ पर उसको टाइफून बोलते हैं, या टाइफू भी बोल देते हैं,
टाइफू, टाइफोन, टाइफून, टाइफो, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में, ये तो याद ही रखना, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोलते हैं, विली विलीज, विली विलीज। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली। आप कैसे याद रखोगे इसको? एडम गिलक्रिस्ट कहाँ का था? क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया का था एडम गिलक्रिस्ट। उसका निक नेम, पेट नेम था गिली, तो गिली गिली, तो गिली गिली ऑस्ट्रेलिया, तो विली विली भी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब ऐसे याद रख सकते हो, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता ही होगा, गिली गिली बोलते थे एडम गिलक्रिस्ट को, इसलिए विली विली भी ऑस्ट्रेलिया। एक और है बैगियो, 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 ये भी पूछा जाता बार बार। बैगियो जो है फिलीपींस, फिलीपींस के अराउंड जो साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैगियो, ठीक है। ये भी याद रखना, फिलीपींस के। तो इंडियन ओशियन में साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ये सब उसका मान लो, चलो उसका निक नेम, सिनोनिम्स हो गया, लोकल नेम हो गया, रीजन स्पेसिफिक नेम, ठीक है। बैगियो फिलीपींस, इतना काफ़ी है। बैगियो फिलीपींस, साइक्लोन अपना अमेरिका, वेस्ट इंडीज, हरिकेन्स, टाइफून जापान, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, बैगियो फिलीपींस, ठीक है। और जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है, तो व्हाट आर दोज कंडीशंस, व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस फॉर साइक्लोन्स टू बी हैपन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए? फेवरेबल कंडीशंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला तो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वहाँ पे पहले से ही लो प्रेशर होना चाहिए। साइक्लोन्स के बारे में आप कभी सुने होंगे, तो मैं समराइज कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो कमेंट करें, मैसेज करें, तो बताएंगे। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, और वहाँ का टेम्परेचर आपका ना 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स होना ज़रूरी है वहाँ पर, कॉरियोलिस फोर्स होना ज़रूरी है। वीक 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 वर्टिकल विंड शेयर होना ज़रूरी है। जो हाँ, वर्टिकल विंड जो चेंज होता है ना धीरे धीरे, वीक वर्टिकल विंड शेयर होना ज़रूरी है। और आपका कोरियोलिस फोर्स यानी कि रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। ये होना ज़रूरी है। और क्या होना ज़रूरी है? अपर डाइवर्जेंस, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। हाँ, अब नीचे में जब लो प्रेशर बन रहा तो ऑब्वियसली ऊपर में डाइवर्जेंस होना चाहिए, अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस होना चाहिए, अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंस होना चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो अब देखो, कभी कभी ये बोला जाता है, कभी कभी ये बोला जाता है कि बताओ कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डज नॉट एग्जिस्ट। वाई साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म एट द इक्वेटर? पता है क्यों? वहां पर कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होता ही नहीं है। इक्वेटर पर नो कोरियोलिस फोर्स, नो कोरियोलिस फोर्स एट इक्वेटर। इक्वेटर पे एकदम मिनिमल इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स कैन बी सीन। एकदम नामात्र कोरियोलिस फोर्स दिखता है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो इसलिए वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बनता, चूँकि कोरियोलिस फोर्स रहेगा तो वहीं एयर को डाइवर्ट करता है, जिस वजह से लो प्रेशर मेंटेन होता है। अब इक्वेटर पे क्या है कि लो प्रेशर तो है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूअस, अब फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लो प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, तो फिर कैसे साइक्लोन क्रिएट होगा? उसके लिए क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, पहले से वो लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, लेकिन फिर वो हाई प्रेशर से विंड से फिर फुलफिल हो जाता है। चूँकि कोरियोलिस फोर्स नहीं, कोरियोलिस फोर्स रहता तो उस लो प्रेशर को मेंटेन करके रखता। क्यों? चूँकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर वो डाइवर्ट कराता है एयर को, सदर्न में लेफ्ट की ओर कराता है, इस तरीके से वहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता ही नहीं इक्वेटर पर।
ठीक है। तो अब इससे आप ये समझ लो कि पोल्स पर मैक्सिमम होता है कोरियोलिस फोर्स और वहाँ पर मिनिमम होता है। क्यों ऐसा होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशनल स्पीड की वजह से होता है। तो फिर उसको पता करने के लिए आपको थोड़ा सा रोटेशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है। मतलब इसको डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा वीडियो 2-3 लेक्चर लग जाएगा इसको समझाने में। एक लेक्चर तो लग ही जाएगा 1-1.5 घंटा, तब अच्छे से समझ में आए। बट शॉर्टकट भी समझ जाओ तो बढ़िया रहता है। जैसे कि हर एक का नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द साइक्लोन, सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। कुछ जैसे साइक्लोन्स होता है उसका आई भी होता है, आई ऑफ साइक्लोन, मतलब आई ही हिट करता है जो लैंड पर जाता है। उसके बगल में जैसे ये एयर है तो ये आउटफ्लो होता है एयर, इस तरफ से भी एयर जो है वो भी आउटफ्लो होता है। लेकिन यहाँ का जो एयर है वो सबसाइड करता है, काम सबसाइडिंग एयर। ठीक, काम एंड वार्म सबसाइडिंग एयर। तो ये याद रखना कि आई में क्या होता है, डिसेंडिंग एयर होता है, सबसाइडिंग एयर होता है आई में, सबसाइडिंग एयर होता है। वार्म, काम एंड वार्म आई में। ये क्या है, आई वॉल है, तो आई वॉल में क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ एयर। ये मतलब ये मैं साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक डायग्राम है ये। ठीक है। तो ये याद रखना कि आई वॉल में आउटफ्लो होता है और काम एंड सबसाइडिंग एयर, काम एंड वार्म सबसाइडिंग एयर आई ऑफ द साइक्लोन में। ठीक है। एंड कॉपिन्स का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन उन्होंने मतलब कि वेजिटेशन के बेसिस पर क्लाइमेट को क्लासिफाई किया, इंडियन क्लाइमेट को। तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, तो उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की गई है। कॉपिन्स का क्लाइमेट तो किसके बेसिस पे ये किया, सबसे पहले तो ये जान लो, वेजिटेशन के बेसिस पे किया गया है। तो वेजिटेशन, कॉपिन्स का कहना है एज पर कॉपिन्स कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। तो कभी भी अगर आप सुनो कि वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन के बेसिस पे हम लोग कहाँ पर किस तरीके का पेड़ पौधा उग रहा है, किस तरीके का वेजिटेशन है, उस बेसिस पर मैं बता सकता हूँ कि वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा या क्या है समय से। तो बेस्ड ऑन वेजिटेशन कॉपिन्स क्लासिफाइड क्लाइमेट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो जैसे इंडिया का देख लो, एक रफ डायग्राम अगर देखें, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है लगभग, ये इसको ई बोला है, कैपिटल ई, मतलब पोलर, एकदम कोल्ड क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट। तो वो सब जो पोलर क्लाइमेट वगैरह जो है ना, पोलर क्लाइमेट, तो उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। और ये अपना जो गुजरात, मतलब जो राजस्थान वगैरह है, ये सब गुजरात राजस्थान, उसको बी से, बी मतलब ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, स्टेपीज क्लाइमेट, बी से रिप्रेजेंट किया गया। और ये जो अपना ये इतना जो रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, उसको CWG से रिप्रेजेंट किया गया, CWG, नॉर्दर्न प्लेन वगैरह को ट्रॉपिक, ये CWG के द्वारा रिप्रेजेंट किया। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश, उसको आप याद कर सकते हो कि अरुण KFC से ऑर्डर किया कुछ, तो ये DFC है, DFC, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, KFC से ऑर्डर किया था अरुण, DFC। इसको याद कर सकते हो, ई बहुत ठंड है यहाँ पर, ई बहुत ठंड है। ठीक है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जो भी है
हिमाचल प्रदेशी। बी मतलब ड्राई, सी मतलब आपका नॉर्दर्न प्लेन का। और इधर जो आपका यहाँ जो है गोवा वगैरह से लेकर पूरा महाराष्ट्र, गोवा एंड देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब आपका AMW है। AMW टाइप का क्लाइमेट है। एम, स्मॉल एम का मतलब है मानसून, तो मानसून इधर से नहीं हिट करता है, साउथ वेस्ट मानसून। और ये आपका जो है AS है कि AW समथिंग लाइक दैट, कुछ तो है यार यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर, S है कि M है कि M नहीं है, W है या ऐसे कुछ है, या A मान लो ना, फिर भी ये A है, ठीक है। अब बाकी जैसे ये सब रीजन आपका है, तो ये सब रीजन आपको क्या है पता है, ये सब भी आपको B है। ये B वाला जो है ये आपको सवाना टाइप का, ये ड्राई है। जैसे कि राजस्थान, जैसे ये राजस्थान है ना, राजस्थान में बहुत वार्म है वेस्ट, बहुत वार्म है वेस्ट, ये राजस्थान का डेजर्ट के लिए बहुत वार्म है वेस्ट, ये राजस्थान के लिए। सपोज कि ये गुजरात है, ये राजस्थान है ना आपको, तो इसके लिए बहुत वार्म है वेस्ट। इस तरीके से याद कर सकते हो BWHW को। और नीचे में A है, ये समझ लो A का मतलब ट्रॉपिकल, ठीक है। B का मतलब समझ गए, ड्राई डेजर्ट के लिए, स्टेपीज के लिए। C का मतलब ना इसका, D का मतलब वहाँ अरुणाचल प्रदेश का KFC DFC, E का पोलर। तो ये एक रफ आइडिया आप रख सकते हो, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल सवाना, अच्छा AW है, ट्रॉपिकल सवाना, अच्छा अच्छा। यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये रफ डायग्राम, A नीचे में है, B यहाँ पर है, ये पूरा B है, ये C है, ये E है, ये D है। इतना काफ़ी है, इतना सा आप सॉल्व कर लोगे सारा क्वेश्चन। एग्जैक्टली याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना अगर आपको आइडिया है यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट, कुछ ये सब जो है आपको फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन अलग है, फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन अलग है, ठीक है। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन में क्या क्या, जैसे कि फॉग हुआ, ड्यू हुआ, फ्रॉस्ट हुआ, फॉग एंड मिस्ट हुआ। ड्यू जो बनता है, ड्यू जब आपका ड्यू पॉइंट एवर फ्रीजिंग पॉइंट हो, कोल्ड नाइट स्काई हो, एकदम क्लियर स्काई हो, तो आपका ड्यू बनता है, ठीक है। फ्रॉस्ट क्या होता है, सारा कंडीशन से लॉन्ग कोल्ड नाइट क्लियर स्काई, अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होगा तो वो बर्फ बन जाएगा, तो वो ड्यू फ्रॉस्ट हो जाएगा। एंड देन फॉग एंड मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट, तो ये आपका फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। प्रिसिपिटेशन में क्या हो गया, जैसे रेन होता है, स्नो होता है, स्लीट होता है, हेल होता है, ये सब। जैसे रेन बारिश हुआ, स्नो होता है, फिर स्लीट क्या होता है कि बारिश हो रहा है लेकिन वो जैसे नीचे की ओर आने रहता है तो वो रेन ड्रॉप आपको फ्रोजन हो जाता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप, उसी को स्लीट बोलते हैं हम लोग, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स स्लीट बोलते। फिर हेल वो स्नो की तरह होता है। ये सब ये है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। और क्लाउड्स के बारे में थोड़ा सा जान लो।
टर्म्स वगैरह बेसिकली जान लो, जैसे कि सिरस। सिरस जो होता है वो फेदरी अपीयरेंस होता है। हाई क्लाउड जनरली जो कभी भी अगर आप हाई क्लाउड देखोगे ना, ऊंचा हाइट पे जो क्लाउड होता है वहाँ मतलब जो पक्षी का जो फीदर होता है ना, पंख वगैरह, उस तरीके का जो क्लाउड दिखता है फीदरी अपीयरेंस, उसको सिरस बोलते हैं, सिरस क्लाउड। फिर स्ट्रेटो तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेटस मतलब लेयर में जो क्लाउड, लेयर वाइज क्लाउड है स्ट्रेटस, ठीक है। निम्बस क्लाउड जो होता है, तो रेन बियरिंग क्लाउड्स, जिस क्लाउड से बारिश होता है, जो एकदम डेंस क्लाउड होता है, थिक क्लाउड होता है, ओपैक होता है, डार्क होता है, चूंकि बारिश उसी क्लाउड से होगा। रेन बियरिंग क्लाउड किस, निम्बस क्लाउड से, रेन बियरिंग क्लाउड। स्ट्रेटस मतलब लेयर में होता है। एक होता है क्यूमुलस। क्यूमुलस जनरली जो हम लोग जो मतलब जब भी ड्राइंग करते हैं, हम लोग जो ऐसे क्लाउड बनाते हैं ना, ये पता है हम लोग कौन सा क्लाउड बनाते थे? बचपन से ही जो क्लाउड बना रहे हैं, ये क्यूमुलस क्लाउड बना रहे हैं, और कोई क्लाउड बनाने आता ही नहीं। ये कॉटन, एकदम कॉटन वुल की तरह अपीयरेंस, इसका कॉटन अपीयरेंस है ना, कपास की तरह दिखता है। ये कौन सा क्यूमुलस क्लाउड है, ठीक है। तो एक टर्म यूज होता है क्लाउड के नाम एल्टो यूज होगा। एल्टो का मतलब होता है मिडिल, मिडिल हाइट पर कोई क्लाउड होगा, उसके लिए एल्टो वर्ड का यूज होगा। कैसे याद रखोगे एल्टो मिडिल? ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के पास कौन सा कार होता था? एल्टो होता है, मारुति सुजुकी, मारुति का एल्टो। तो एल्टो मिडिल क्लास के लिए क्यों बना, एल्टो क्यों बनाया गया, या एल्टो नाम ही क्यों रखा गया उसका? मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर सके, तो मिडिल का मतलब ही एल्टो होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया मिडिल। तो एल्टो का मतलब मिडिल। तो मिडिल हाइट पर जो क्लाउड होगा उसको, उसके लिए जो प्रीफिक्स के यूज़ करते हैं हम लोग, एल्टो यूज़ करते हैं। तो ये सब टर्म्स आप पकड़ सकते हो कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। हाई क्लाउड ये होता है, ठीक है। और 1 मिनट, कितना टाइम हो गया? लेंथ ऑफ द वीडियो 42 मिनट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। जैसे कि हाई क्लाउड जो है और लो क्लाउड। हाई क्लाउड और लो क्लाउड का प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है? अब जो हाई क्लाउड है, जो क्लाउड ऊपर से आ रही है, तो वो सोलर रेडिएशन इंसोलेशन को आने देती है। लेकिन जो आउटगोइंग, जो हमारा आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है, आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, जैसे ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, ये मान के चलो ये कोई आपका हाई क्लाउड है, तो इधर से जो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रहा है, ठीक है, कुछ तो जाता है लेकिन मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ये हाई क्लाउड का काम है, ये प्राइमरी फंक्शन है। हाँ, लेकिन जो इधर से सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, तो इसको मैक्सिमम को तो आने देता है, हल्का सा रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो प्राइमरी फंक्शन है उसका इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करना। तो भाई ये याद रखना। और लो क्लाउड, लो क्लाउड का काम क्या है? लो क्लाउड का काम है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हो उसको रिफ्लेक्ट बैक करना। जैसे कि ये अर्थ है, सपोज कि यहाँ पर कोई क्लाउड है, लो क्लाउड है, तो अब जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है, जितना आना था आ गया। अब नहीं देखते हो कि जनरली जो हम लोग देखते हैं कि सूरज है और बादल बादल जैसे उसके आगे में आ जाता है, तो फिर सूरज का रोशनी आना बंद हो जाता है। अब देखिए होगा, ऑब्जर्व किए होगे कभी ना कभी, तो फिर रोशनी नहीं आता। वो सारा कौन सा क्लाउड है? सन के इधर जो हम लोग को दिखता है वो सब लो क्लाउड है जो अपन को दिखता है। तो वो क्या कर देता है कि रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इंसोलेशन को, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो इसका काम क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देना, सोलर रेडिएशन को, ठीक है। और जो आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको
जाने देता है, हल्का सा रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो इस दोनों का फंक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए, हाई क्लाउड क्या करता है, लो क्लाउड क्या करता है। स्टेटमेंट क्या करेगा, इसका स्टेटमेंट इसमें डाल देगा, इसका फंक्शन इसमें डाल देगा। तो ये सब चीज़ देखिएगा, हाई क्लाउड, लो क्लाउड। कल होगा तो हीट बजट, थोड़ा सा हीट बजट को एक्सप्लेन कर देंगे तो सही रहेगा, कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।